समझने की कोशिश करूंगा कि देखिए इनके इस डिसीजन में 26 लोग और छोड़े गए, पर ये जो 2012 का क्लॉज है वो क्लॉज तो सिर्फ इन पे ही एप्लीकेबल होता है, और 26 लोगों ने, किसी ने सरकारी सेवक की हत्या तो नहीं की थी। मैं ये आपसे समझना चाहूंगा। तो अब चूंकि ये बात जो उठाई जा रही है कि इसका मोटिव क्या था, ये कोई जनता की भलाई के लिए उठाया गया तो कदम नहीं है कि पब्लिक एट लार्ज बेनिफिटेड होगा इससे। ये जो क्लॉज आपने हटाया है, सरकार ने हटाया है, और अब उसी के अफसर कह रहे हैं कि ये कानून सम्मत है, तो ये क्लॉज क्या ये नहीं कहा जाएगा, जो बहुत लोग दबी जुबान में, भले ही पॉलिटिकल पार्टीज एक सुर में बात कर रही हो, लेकिन और लोग तो उठा रहे हैं ये सवाल कि ये सिर्फ एक और एक व्यक्ति को बचाने के लिए किया गया है। देखिए, एक शायरी है, हर शख्स की जबां पर है तेरी यही कहानी, समंदर दिखाए मीठा पिला दे खारा पानी। ये शायरी इस समय सुशासन बाबू के ऊपर पूरी तरह से लागू होती है। अगर आप पिछले 6-8 महीने का घटनाक्रम देखें बिहार में, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कानून व्यवस्था दिन ब दिन गिरती जा रही है, और सरकार की पकड़ सरकारी मशीनरी से भी हटती जा रही है, और जनता की भलाई के काम भी डिले होते जा रहे हैं। रोज हड़तालें हो रही हैं, रोज दंगा हो रहा है, रोज मर्डर हो रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में ही हो रहा है, सचिवालय के 1 किलोमीटर के दायरे में हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी की पकड़ प्रशासन से एक तो पूरी तरह से हट गई है, और दूसरा जनता में उनकी एक इमेज जा रही है कि ये अब बूढ़े हो गए हैं, और बूढ़ा शेर अब अपना कामकाज ठीक से नहीं चला पा रहा है। इसका फायदा सीधा सीधा तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। और तेजस्वी यादव और लालू यादव का आपको इतिहास अगर पता हो तो उनके शासनकाल में बिहार में क्या क्या रहा है। बिहार में रक्त रंजित इतिहास रहा है, खूनी संघर्ष रहे हैं, घोटाले रहे हैं, और इन सबके साथ अब अगला 2024 का इलेक्शन बिल्कुल सिर पर चढ़ा हुआ है। तो ऐसे में जो वर्तमान सरकार है बिहार में, उसको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि 2-4 सीटें उनकी लोकसभा में निकाल सके। और ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है आनंद मोहन सिंह का कि वो जेल में रहते हुए भी अपनी, जब उन्होंने सीट निकाल ली और एक आईएएस की हत्या करने के बाद ऐसा काम हुआ, तो आप समझ सकते हैं उनका प्रभाव कितना ज्यादा रहा होगा। और उसी प्रभाव के चलते सरकार को शायद ये मजबूरी लगी कि अब हमें कुछ ऐसे बाहुबलियों का साथ चाहिए जो जनता को डरा के धमका के हमारी सरकार की कुछ सीटें और निकाल सके। मैं आपकी बात मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन फिर ये सवाल एक बार फिर पूछूंगा, उसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसका क्या है। क्या 1990 का राजपूत और 2023 के राजपूत के, क्योंकि अब तो यंग ब्लड बाहर आया है, यूथ है, क्या उसका सोच वही है? क्या 1990 के दशक में जो आनंद मोहन जी की राजनीतिक पकड़ थी, क्या वो वही पकड़ बरकरार है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो सहरसा से अभी लवली आनंद हारी है 2020 में, शिवहर में उनके बेटे जरूर जीत गए हैं। ये सब, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आशुतोष जी के पास सीधा जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2012 के नीतीश कुमार और 2023 के नीतीश कुमार में ऐसा क्या फर्क आ गया कि वही शख्स एक कानून बनाता है जो अपने पब्लिक सर्वेंट को स्पेशल इम्यूनिटी देता है, और वही शख्स 2023 में एक क्लॉज हटा लेते हैं और अपने पब्लिक सर्वेंट को लोगों की मेहरबानी पे छोड़ देते हैं। खास तौर पर ऐसा स्टेट जो बाहुबलियों, अपराधियों और तमाम ऐसे कुकृत्यों के लिए जाना जाता है। मतलब भले ही परसेप्शन रियलिटी जैसा नहीं हो, लेकिन बाहर ये आरोप लगता रहता है कि बिहार में लॉलेसनेस है, इसीलिए इंडस्ट्री नहीं आता, तमाम चीजें नहीं आती है। तो अब पब्लिक सर्वेंट कैसे फ्रीली अपनी ड्यूटी एक्सरसाइज कर पाएंगे अगर ये क्लॉज हटा लिया गया? तो सवाल मेरा आपसे सीधा यही है कि 2012 जब उनकी लोकप्रियता पीक पे थी और 2023 जब वो 43 एमएलए के साथ विधानसभा चुनाव में आए और फिर भी मुख्यमंत्री बने, तो ये अंतर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है जो उनको मजबूर कर रहा है कि जिस स्याही से उन्होंने जो कुछ लिखा वो खुद मिटाने को तैयार बैठे? देखिए, मैं आपको दो कहानी बताना चाहूंगा। जब 2012 की बात कर रहे हैं, उस वक्त जब अभी मौजूदा दौर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब उनका नाम एनडीए के अंदर उछल रहा था कि अब उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो पटना में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था, जिस आयोजन में
नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और वो पटना में मौजूद थे और बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी आए हुए थे। तो उस वक्त एक तस्वीर जो है अखबारों में दी गई थी जिसमें नरेंद्र मोदी का हाथ ऊपर किए हुए नीतीश कुमार जी का एक पोस्टर वायरल हुआ था। अब ये पोस्टर कहां से वायरल हुआ था, ये मतलब एक जांच का विषय था। तो कुछ राजनेताओं ने उसे विज्ञापन के तौर पर भी दिया था और जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे। तो ऐन सुबह और उसी दिन शाम को उन्होंने एनडीए के तमाम नेताओं को भोज का निमंत्रण दिया था नीतीश कुमार ने। तो जो 2002 का जो दामन का दाग नरेंद्र मोदी पर लगा हुआ था और एनडीए के भीतर नीतीश कुमार उस वक्त चाह रहे थे कि उसी समय उनका नाम प्रोजेक्ट कर दिया जाए, जिस तरीके से बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो उनको इतनी आपत्ति हुई कि उन्होंने भोज तक कैंसिल कर दिया था। ये नीतीश कुमार थे, वो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे। उनको ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व थोड़ा संदिग्ध। तो उन्होंने ये मैसेज दिया और उन्होंने खुद को बहुत ही साफ और बहुत ही स्वच्छ, केवल कुर्सी के लिए उन्होंने खुद को एक मतलब दिखाया कि मैं बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन हूं, मेरे अंदर कोई दाग नहीं लग सकता है। वही एक दूसरी तस्वीर की मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। ये संभवतः ये बाढ़ की तस्वीर है जहां अनंत सिंह के सामने नीतीश कुमार हाथ जोड़े हुए थे। ये तस्वीरें मीडिया में कई बार वायरल होती है, यदा कदा आप लोग भी कभी कभी चैनल उस तस्वीर को दिखाते होंगे। उस तस्वीर पर भी नीतीश कुमार काफी खपा हुए थे और काफी नाराज हुए थे। कई बार कई लोगों से उन्होंने मतलब इस पर आपत्ति भी जताई और आगे चलकर आप देखिए कि अनंत सिंह भी आज सलाखों के पीछे हैं, बिहार में शहाबुद्दीन भी सलाखों के पीछे गए और तमाम ऐसे जो बड़े बाहुबली थे उनको नीतीश कुमार ने सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन वही नीतीश कुमार आज अनंत सिंह के तरफ झुके हुए हैं। उनकी पत्नी आज विधायक है, महागठबंधन से हैं और उपचुनाव में वो जीती हैं और आज अनंत सिंह से खिलाफ होने के बावजूद महागठबंधन पूरा का पूरा कुनबा उनके प्रचार में लगा रहा, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो नीतीश कुमार की जो वैचारिक मतभेद है और जो नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि मैं किसी तरीके से उस कुर्सी तक पहुंच जाऊं, इस कुर्सी में उनके सबसे नजदीकी सिपह सलाहकार हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तो अब ये भ्रम आप भूल जाइए कि अब नीतीश कुमार क्या सोचेंगे। जिस तरीके से 90 का वो जो दौर था, राजद जो है बाहुबलियों के दम पर सत्ता में आती थी, आप लोग जानते होंगे कि किस तरीके से एमएलएज को रूम में बंद कर दिया गया था और किस तरीके से समर्थन पूरे किए जाते थे, फोन आ जाया करते थे, लालू प्रसाद यादव का जिन निकलता था और तमाम जो विधायक हैं गोलबंद हो जाते थे। और उसके बाद जब पीएम सेशन में बिहार में कड़ाई थी और जब बिहार में बहुत ही सख्ती से चुनाव होने लगा तो राजद फिसलने लगा। लेकिन आशुतोष जी आपने बहुत सही पॉइंट बताया कि 12 और 23 में क्या फर्क है, क्या स्थिति थी, और यही इसी बात को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एडिटर कन्वर्जेंस हमारे साथ हैं विष्णु शंकर जी। राजनीतिक परिस्थितियां मजबूर करती है सियासी पार्टियों को कि वो ऐसे फैसले ले जो उसके हित में जाता हो। ये बात गुजरात की उठती है कि बिल्किस बानो में जो हुआ, तो वहाँ ये समझ में आता है, जबकि मैं इसको अप्रूव नहीं कर रहा, मैं इसको सही नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि एक जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको कड़े फैसले लेने चाहिए और वो पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में हो, जिसमें सब समुदाय सभी जातियों का भरोसा हो, उसको लगे कि लॉ ऑफ लैंड प्रिवेल कर रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि चलिए अगर हम पॉलिटिक्स मान भी लेते हैं तो गुजरात में ठीक है, इनकी छवि है, वो प्रो हिंदुत्व, इन्होंने ऐसा कदम उठाया, इस तरह की बात लोग कर सकते हैं। नीतीश कुमार ऐसा करके जो उनका इतने सालों का इमेज है उससे पीछे क्यों हट रहे हैं? क्यों उनको लग रहा है कि जिस चीज के लिए वो जाने जाते रहे हैं उसी चीज को मिटा करके फिर वो काम करने लगेंगे जो 2005 से पहले के लिए बिहार जाना जाता रहा है, और उन्होंने जो मापदंड सेट किए हैं उसी पे सवाल उठने लगेगा कि लास्ट में जाते जाते इन्होंने सब कुछ वैसा कर दिया जो 2005 से पहले की स्थिति थी। पंकज जी देखिए, बिहार में जो हुआ है बिल्किस बानो के केस के संदर्भ में वो भी गलत है, न्याय की दृष्टि से वो बिल्कुल गलत है और इस पर अभी अदालत में मामला है और जो हुआ वहाँ पर उसके ऊपर सवाल उठे हैं और सही तरीके से उठे हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार सुशासन बाबू थे, उनका कुर्ता बिल्कुल धवल साफ झकझक दिखता था। लेकिन आज के नीतीश कुमार अगर देखेंगे तो उनकी जो पार्टी है विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है
और वो एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन में है जो कि विधानसभा में सबसे ज़्यादा एमएलएस जिसके पास हैं। अब नीतीश कुमार अगर 2024 और 2025 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन चाहते हैं तो उनको वो सब करना पड़ेगा जो उनको आरजेडी डिक्टेट करेगी। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही, आरजेडी जो डिक्टेट करेगी वही नीतीश कुमार को करना पड़ेगा।